कि आगे चलेंगे। करेंसी ऑप्शन का तारुफ भी हमने ले लिया था। तो जी बेटा, आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं? पूछ लो पूछ लो। सर मैं कह रहा हूं कि अगर हम अपनी ट्रांजैक्शन जो है उसको रिस्क पे छोड़ देते हैं और हम स्पेकुलेशन बिजनेस जो एट द अदर साइड है वहां पे हम मतलब अपनी डीलिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो यहां से जो हमें एक टाइप का लॉस आ रहा होगा तो वहां से हमें गेन तो आ रहा होगा सर, वो ऑफसेट हो जाएगा। जी, आपने सवाल पूछा कि हमने से एक्सपोर्ट की है और एक्सपोर्ट की है और उस पर हमें डर है कि हमें जो पैसे आएंगे से पाउंड वो 3 महीने बाद कहीं सस्ते दामों ना बिके, हमें उनमें नुकसान ना हो जाए। क्योंकि एक्सपोर्ट में हमें यही डर लगता है ना, हमने फॉरेन करेंसी बेचनी है, कहीं फॉरेन करेंसी सस्ती ना हो जाए, हमें ये डर लगता है। और हम हेजिंग टूल्स की मदद से, अभी तक जो हमने बात की है, हम हेजिंग टूल्स की मदद से अपनी उस अनसर्टेनिटी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। हम फॉरवर्ड रेट की मदद से अपने रेट को लॉक कर लेते हैं, हम मनी मार्केट हेज की मदद से अपने रेट को लॉक कर लेते हैं, हम फ्यूचर हेज की मदद से अपने रेट को लॉक कर लेते हैं। आपका कहना है कि हम अगर हेज ना करें, अगर हेज ना करें, सिर्फ एक साइड को देखें, अगर हम हेज ना करें तो वी आर टेकिंग चांस। क्या पाउंड सस्ता भी हो सकता है, महंगा भी हो सकता है, मतलब वी आर टेकिंग रिस्क, इसको इस तरह कहा जाता है। वी आर टेकिंग रिस्क, भाई ऊपर जाए नीचे जाए, लेट्स वेट। तो हमने रीजन डिस्कस की थी हेजिंग की, क्या है कि भाई रिस्क हमने ना खरीदो फरोख्त में ले लिया हुआ है, तो फॉरेन करेंसी के ऊपर रिस्क ना लो, उसको मैनेज करके चलो। फिर हमने दूसरी बात की कि भाई इस रिस्क को कंपनसेट करने के लिए हम स्पेकुलेशन कर लें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। तो अगर योर डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज बैक्ड बाय एक्चुअल ट्रांजैक्शन, देन इट इज नॉट स्पेकुलेशन, इट इज स्टिल हेजिंग। ठीक है, आपने मार्केट में कोई डीलिंग की सिर्फ इसलिए कि मेरी एक्चुअल ट्रांजैक्शन का रिस्क कवर हो जाए, तो ये हेजिंग ही तो है। ठीक है, मैंने आपको जो पहले शुरू में बताया था कि फ्यूचर का मैकेनिज्म यहां पे थोड़ा डिस्टॉर्टेड है। असल में फ्यूचर का मैकेनिज्म वही है जो आपने बोल दिया। ठीक है, असल में फ्यूचर का मैकेनिज्म वही है, उसकी वर्किंग इंशाअल्लाह हम C5 में सीखेंगे। स्पेकुलेशन, प्योर स्पेकुलेशन तब है व्हेन इट इज नॉट बैक्ड बाय एक्चुअल ट्रांजैक्शन। आप सीधा सट्टेबाजी शुरू कर दो, डॉलर खरीद लो कि महंगा होगा तो बेचेंगे, दैट इज स्पेकुलेशन। जी, एनी अदर क्वेश्चन ऑन करेंसी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस? ऑप्शन का हमने सिर्फ तारुफ लिया था। हमने बात की थी कि ऑप्शन दो तरह की होती हैं। कॉल ऑप्शन गिव्स द कंपनी राइट टू बाय द करेंसी, पुट ऑप्शन गिव्स द कंपनी टू सेल द करेंसी, फॉरेन करेंसी। और किस प्राइस पे बाइंग सेलिंग करना, उसको हम स्ट्राइक प्राइस या एक्सरसाइज प्राइस कहते हैं। और हमने कहा था जब आप एक ऑप्शन ले लेते हैं फिर आप अपनी डेट का, फाइनल डेट का इंतजार करते हैं। उस डेट को आप देखेंगे कि मार्केट का रेट क्या और मेरे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है किस रेट की। अगर आपको लगे कि मार्केट का रेट आपको अच्छा सस्ता पड़ रहा है तो मार्केट में जाके ट्रांजैक्शन कर लेना, ऑप्शन एक्सरसाइज ना करना, हम इसके कहते हैं ऑप्शन लैप्स होने देना। अगर आपको लगे मार्केट में चीज आपकी फेवर में नहीं है, ऑप्शन का रेट अच्छा है, तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेना। तो ऑप्शन ओवर द काउंटर भी होती है जो कि आप बैंक से ले सकते हो, और ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्सचेंजेस से भी मिलती है। जिस फ्यूचर एक्सचेंज से आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लिए वहां से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलते हैं। लेकिन ऑप्शन लेने के लिए आपको ऑप्शन प्रीमियम पे करना पड़ता है, क्योंकि बेसिकली है क्या, मैं ओवर द काउंटर ऑप्शन के रेफरेंस से बात करूं। आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से कहते हो जी मुझे 220 रुपए में डॉलर खरीदने की ऑप्शन दे दो कि मेरा दिल चाहेगा तो 3 महीने बाद आके आपसे डॉलर 220 में ले लूं। बेसिकली आपके लिए वो ऑप्शन है, बैंक तो आपको गारंटी दे रहे हैं ना कि अगर आप 3 महीने बाद उसके पास गए और आपने कहा मुझे 220 के हिसाब से डॉलर चाहिए, तो बैंक विल हैव टू ऑनर इट। बैंक तो आपको कमिटमेंट दे रहा है, ऑप्शन तो आपके पास है, तो बैंक ये कमिटमेंट फॉर फ्री तो नहीं देगा ना, उसकी वो फीस चार्ज करता है, जिसको हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। तो आप ओवर द काउंटर ऑप्शन लो या फ्यूचर एक्सचेंज पे ऑप्शन लो, यू हैव टू पे द फी, जिसको हम ऑप्शन प्रीमियम कहते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं एक्सचेंज पे ऑप्शन की, जिसको हम ट्रेडेड ऑप्शंस कहते हैं, एक ओवर द काउंटर ऑप्शन होगी जो बैंक से लिए, और एक एक्सचेंज से ऑप्शन होगी जिसको हम ट्रेडेड ऑप्शन कहते हैं। तो जब ट्रेडेड ऑप्शन लेते हैं तो इसमें वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी वाली बात आ जाती है, जैसे हमने फ्यूचर में बात की थी, वही कॉन्ट्रैक्ट साइज होता है वहां पे। ऐसा नहीं जितने मर्जी डॉलर की पाउंड की ऑप्शन ले लो। जिस तरह करेंसी में FRA है ना, FRA आप 10,000 का करना चाहो, 25,000 का करना चाहो, 55 का करना चाहो, 1,72,000 का करना चाहो, बैंक आपको ओवर द काउंटर FRA दे देता है। हमने फ्यूचर की बात की, हमने कहा फ्यूचर भी एक तरह के FRA होते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी स्टैंडर्ड होती है बाय कॉन्ट्रैक्ट साइज। जैसे 1,25,000 डॉलर के मल्टीपल में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट, 2 कॉन्ट्रैक्ट, 3 कॉन्ट्रैक्ट। ओवर द काउंटर की तरह जिस मर्जी अमाउंट पे बात नहीं हो सकती। सेम इज द केस हियर, ऑप्शन ओवर द काउंटर है, जिस मर्जी अमाउंट की ऑप्शन ले लो, 15,000, 20,000, 4 लाख, 4,02,000, 4,55,000, 3,98,000, हर अमाउंट की ऑप्शन मिल जाती है ओवर द काउंटर। लेकिन
ट्रेडेड ऑप्शन एक्सचेंज से लेनी है तो भाई स्टैंडर्ड क्वांटिटी होती है। उसी अंदाज में मे भी यहां पे जैसे एग्जांपल दी हुई है पाउंड की 62,500, 62,500 का कॉन्ट्रैक्ट साइज है पाउंड का। तो अगर आपको पाउंड की खरीदने की या बेचने की ऑप्शन लेनी है तो दैट हैज टू बी द मल्टीपल ऑफ 62,500। एक कॉन्ट्रैक्ट, दो कॉन्ट्रैक्ट, भी 3 कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल आपको जी मैंने 62,500 पाउंड खरीदना है 3 महीने बाद। 62,500 पाउंड का मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदना है, मतलब कॉल ऑप्शन, तो यू नीड टू बाय कॉल ऑप्शन, एक कॉन्ट्रैक्ट। आपको जी मैंने 1,25,000 पाउंड बेचना है 3 महीने बाद, 1,25,000 बेचना है, 1,25,000 पाउंड बेचना है, तो 1,25,000 पाउंड का मतलब 2 कॉन्ट्रैक्ट बेचना है, मतलब पुट ऑप्शन, टू नीड टू बाय 2 पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन पाउंड्स। ठीक हो गया? तो हम इस तरह इसको लेके चलते हैं। और अगर जहां पे हमारी अमाउंट से 1.5 लाख है तो राउंड ऑफ कर लेंगे, 1.5 लाख बटा 62,500 जो फिगर है उसको राउंड ऑफ कर लेंगे कॉन्ट्रैक्ट को, जैसे हमने फ्यूचर में किया था। तो वही स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट यहां पे भी एप्लीकेबल है। पाउंड की खरीदर फरोख्त की ऑप्शन है तो उसकी प्राइस हमें शायद डॉलर में दी जाएगी, ये ध्यान में रखना है। हमने पाउंड खरीदने की ऑप्शन लेनी है, हमें प्राइस चाहिए, तो पाउंड की प्राइस तो दूसरी करेंसी में ही होगी ना। मे बी वी बी टोल्ड कि अभी प्राइस है डॉलर से 1.6 पर पाउंड। इस प्राइस पे हम 62,500 पाउंड खरीदने या बेचने का राइट ले सकते हैं। और फिर जैसे मैंने कहा हमें प्रीमियम भी देना पड़ता है। प्रीमियम जनरली कोट किया जाता है वो भी पर पाउंड, जिसका प्राइस पर पाउंड है ना, प्रीमियम भी पर पाउंड ही कोट किया जाता है। बस होता यह है कि प्रीमियम बड़ी छोटी अमाउंट होती है, ये सेंट्स में कोट किया जाता है। प्राइस तो डॉलर पर पाउंड में है। नॉर्मली प्रीमियम स्मॉलर डिनोमिनेशन में। पाउंड खरीदने की ऑप्शन लेनी है तो भाई इतना प्रीमियम दो, ऑप्शन मिल जाएगी। उसके बाद ऑप्शन के तहत पाउंड खरीदने हैं तो भाई ये डॉलर पे करना, पाउंड भी मिल जाएंगे। तो मतलब लेट्स अज्यूम आपको कहा जाता है कि 1 पाउंड खरीदने की ऑप्शन 2 सेंट्स है, तो आपने 2 सेंट पे करके पहले 1 पाउंड खरीदने की ऑप्शन ली। फिर जब पाउंड खरीदने का टाइम आया यू डिसाइडेड टू एक्सरसाइज द ऑप्शन। इसका मतलब फिर आपने 1.6 डॉलर मजीद पे कर दिया ना 1 पाउंड के बदले, तो आपको ऑप्शन के थ्रू पाउंड खरीदना 1.62 डॉलर का पड़ गया। ऐसे 2 सेंट्स पहले आपने प्रीमियम पे किया था, ऑप्शन ली कि भाई मैं चाहूं तो पाउंड खरीद लूं 1.6 डॉलर पे, 2 सेंट देके ऑप्शन ले ली। और जब पाउंड खरीदने का टाइम आया आपको लगा पाउंड खरीदना ऑप्शन से ही बेहतर है, तो आपने 1.6 डॉलर देके पाउंड ले भी लिया। तो 2 जमा 2 सेंट्स हैं बटा 100 का तो डॉलर बन गई है, इंटू 1.6 आपको 1.62 डॉलर्स पर पाउंड पड़े। ठीक है, तो ऑप्शन के थ्रू करेंसी खरीदना। हाँ, ये खरीदना या नहीं खरीदना ये तो उस डेट पे आप जाके फैसला करते हो। सकता है मार्केट में पाउंड सस्ता हो, आप मार्केट से बाय कर लेना। अच्छा, हमारे पास 2 एग्जांपल्स हैं करेंसी ऑप्शंस को डिस्कस करने के लिए। एग्जांपल नंबर 1 पेज 228 पे आई है जी, वहां से हम इसको वॉक थ्रू करते हैं इन एग्जांपल्स को। सिंपल केस है जी, ऑप्शन में जो हमें वर्किंग दी गई है कोई बहुत ज्यादा एडवांस वर्किंग हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ही आसान सी 2 एग्जांपल हैं पेज 528 पे, इनके हम वॉक थ्रू करके इंशाल्लाह 228 पे। एग्जांपल 1, a company expects to pay 1 million euro, a US company expects to pay 1 million euro to a supplier in Belgium. US कंपनी की होम करेंसी डॉलर्स होती है और उसको यूरो खरीदना पड़ेगा। इसका मतलब इट इज नाउ नवंबर एंड द पेमेंट इज ड्यू इन मार्च। द कंपनी वांट्स टू यूज करेंसी ऑप्शंस टू हेज द एक्सपोजर। ईच करेंसी ऑप्शन इज फॉर 125,000 यूरोस। ये कॉन्ट्रैक्ट साइज आ गया। एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट 1,25,000 यूरो का है। इसका मतलब आपने 1 मिलियन यूरो बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट करना है। यू कैन ओनली हैव कॉन्ट्रैक्ट्स इन द मल्टीपल ऑफ 1,25,000। The company will need to buy euros to make the currencies at the supplier to the supplier. Therefore, it wants to hedge. अच्छा, हम यहां से पहले hedge बना लेते हैं जी। हमारा hedge क्या बनना चाहिए? हमें कितने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं, कौन से बाय करने हैं? ऑप्शंस की एग्जांपल 1, company needs to buy, US company needs to buy euro 1 million over euro 125। कितना जी? पूरे 8 आ गए, राउंड ऑफ की जरूरत नहीं पड़ी। 8 कॉन्ट्रैक्ट्स। कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स? कॉल, बिल्कुल ठीक है जी, कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। हमने कहा यूएस कंपनी को 8 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए यूरो के, 8 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ यूरो 125,000 ईच। ठीक है जी, ये हमारा हेज के लिए ऑप्शन आ गई। बाय 8
कॉन्ट्रैक्ट्स कॉल ऑप्शन के 125,000 ईच, जहां से हमारा हेज बनता है। मजीद आगे कहानी पढ़ते हैं, क्या है? बाय कॉल ऑप्शन हमने बात कर ली। लेट्स अज्यूम हमें जो स्ट्राइक प्राइस मिली है वो $1.24 पर यूरो है, और जो हमें प्रीमियम हमसे मांगा जा रहा है वो 3.43 सेंट्स पर यूरो है। 3.43 सेंट्स पर यूरो है। इसको भी हम अपनी वर्किंग में इनकॉर्पोरेट करें। हमने कहा जी हमारी स्ट्राइक प्राइस जो हम ले रहे हैं इट इज $1.2400 पर यूरो है, और प्रीमियम हमारा है 3.43 सेंट्स पर यूरो। अच्छा, हेज बनाने के लिए ना आपने ये चूज कर लिया कि भाई मुझे इस प्राइस के 8 कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए, और आपको मार्केट ने बता दिया कि भाई इस प्राइस का प्रीमियम, अगर ये इस प्राइस पे आपको प्रीमियम इसको कॉन्ट्रैक्ट्स चाहिए तो प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा 3.43 सेंट्स। अब ऑप्शन हेज में हमसे जो सवाल पूछा जा सकता है, व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ हेज, कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप हेज। कि भाई अगर ये आपने हेज बनाना है तो इसको सेटअप करने की कॉस्ट क्या आ सकती है आपकी? तो हम कहेंगे जी हमें 8 कॉन्ट्रैक्ट्स 125,000 यूरो के लेने हैं, और 1 यूरो, हमें इतने यूरो के कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं ना, 1 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट 3.43 सेंट ओवर 100 कर दो, डॉलर बन जाता है। तो कितने बन गए जी टोटल डॉलर? ये आपका प्रीमियम डॉलर्स में आ जाएगा। कितना जी बेटा? ये $34,300। ये मैं फिर आपको याद करा दूं, फॉरेन करेंसी में कोई अमाउंट साइन के बगैर ना लिखी जाए। हमने डॉलर खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी हमें प्रीमियम कीमत पे करनी पड़ रही है, तो यूरो खरीदने का एग्रीमेंट कर रहे हैं जिसकी कीमत हमें प्रीमियम पे करनी पड़ रही है। यूरो खरीदने की कीमत डॉलर में, प्रीमियम भी डॉलर में, और यूरो की कीमत भी डॉलर में। सेंट्स है ना, ये भी डॉलर ही बनते हैं ना। तो यूरो की ऑप्शन ले रहे हैं, प्रीमियम भी डॉलर में देना पड़ेगा, और लेटर ऑन अगर आपने फैसला किया यूरो खरीदने का तो कीमत भी डॉलर में देनी पड़ती है। ठीक है, नेवर एवर राइट एनी वैल्यू विदाउट अ करेंसी साइन। 8 कॉन्ट्रैक्ट्स इनटू यूरो 1,25,000। ये चलिए यहां पे मैं सेंट्स भी लगा देता हूं, ये सेंट्स डिवाइड बाय 100 कर दिया, डॉलर बन गए। तो ये क्वांटिटी है, कितने यूरो खरीद रहे हैं, ये उसकी प्रीमियम की कीमत है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। यहां पे ना अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इधर यहां पे यूरो लगना है डॉलर लगना है। तो रूल इज वेरी सिंपल, ये क्वांटिटी है जो खरीद रहे हो और ये प्राइस है, तो अमाउंट तो प्राइस की डिनोमिनेशन में निकलती है ना। गंदम इंटू रुपीस करते हो तो रुपीस बनते हैं ना, गंदम तो नहीं बन जाती। तो ये खरीद रहे हो आप, ये कीमत है, तो कीमत जिस डिनोमिनेशन में होती है अमाउंट उस डिनोमिनेशन बनती है। बड़ा सीधा सा असूल है। 2 करेंसी साइन कैसे अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन आती है, यहां पे क्या लगना है। तो असूल इज वेरी सिंपल, कीमत जिस करेंसी डिनोमिनेशन में है वही डिनोमिनेशन अमाउंट के साथ लगनी है। ये डिनोमिनेशन कीमत हमारी सेंट्स या डॉलर में है, हमने इसको डॉलर में कन्वर्ट कर लिया तो प्राइस वैल्यू हमारी डॉलर में आ गई। अच्छा जी, दिस इज कॉल्ड सेटिंग अप हेज। ये हमारा हेज सेटअप हो गया। हमने 8 कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स 1,25,000 यूरो के बाय किए और उसका हमें ये प्रीमियम पे करना पड़ा। हेज सेटअप हो गया। अच्छा, जब हम इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं, रिक्वायरमेंट अभी हमने पढ़ी नहीं है इसकी रिक्वायरमेंट है इस इलस्ट्रेशन की, evaluate the result of the hedge if spot rate in March is case number 1, case number 2। इन दोनों केसेस में आप अपने हेज की आउटकम बताओ क्या बनेगी। हम पहले केस देखते हैं, केस नंबर 1। हम इसकी आउटकम, यह हेज सेटअप करने को हमने देख लिया, अब हम आउटकम पे जाते हैं और आउटकम में केस नंबर 1 को पहले डिस्कस करते हैं, जिसमें हम कह रहे हैं जी स्पॉट इज $1.350 पर यूरो, ये कीमत है। अच्छा जी, जब आपका वक्त आता है एक्चुअली यूरो खरीदने का, तो हमने कहा कि हमने ली थी ऑप्शन कि हम $1.24 पर यूरो में हम मार्केट से यूरो ऑप्शन के थ्रू यूरो ले सकते हैं। मार्केट में चल रहा रेट ये, हमें यहां पे सबसे पहले फैसला करना है, शुड वी एक्सरसाइज द ऑप्शन और नॉट, शुड वी बाय यूरो एट दिस प्राइस और एट दिस प्राइस। हमें देखना पड़ेगा हमारे लिए बेहतर क्या है। यहां पे 1 यूरो के लिए हमें कीमत देनी पड़ेगी 1.24, यहां पे 1 यूरो के लिए कीमत देनी पड़ी है कम, मार्केट में कम देनी पड़ रही है, तो वी विल
not exercise the option. In this case, our decision will be do not exercise option. जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, इसका मतलब क्या है? बाय 1 million euro एट स्पॉट. हमने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करनी, इसका मतलब है कि मार्केट से यूरो खरीदो. यूरो सेकंड करेंसी है. अच्छा, यहां पे अब हाई लो का चक्कर तो है नहीं है कि रेट अवेलेबल है, ऐसे ही. अगर तो हाई लो रेट होते ना, फिर हमने यूरो बाय करने हैं, उस हिसाब से रेट सेलेक्ट करते. फर्स्ट करेंसी, सेकंड करेंसी, हाई लो के हिसाब से रेट लेते. यहां पे एक ही रेट है, तो इस केस में हाई लो का तो चक्कर ही नहीं है. लेकिन जरूरत तकसीम का तो ख्याल रखना है. हमने यूरो को सेकंड करेंसी को कन्वर्ट करना है. सेकंड करेंसी कन्वर्जन इज मल्टीप्लिकेशन. तो जनाब कितने डॉलर बने? हमने ये यूरो खरीदे हैं, कीमत डॉलर में है, तो हमारी अमाउंट डॉलर में आ रही है. कितने जी? 125,000. ये जी डॉलर्स हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू ऐड दिस प्रीमियम कॉस्ट. डिसीजन हमने सिर्फ इसको इससे कंपेयर करके ले लिया. ये हमारी संक कॉस्ट है. डिसीजन मेकिंग के कॉन्सेप्ट के तहत है ये संक कॉस्ट, लेकिन बहरहाल हमारी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो है ना. फैसला करते हुए, आई रिपीट, हमने सिर्फ इसको कंपेयर करना है. फैसला करते हुए ये रेलेवेंट है क्योंकि ये संक कॉस्ट है. फैसला हमने कर लिया, लेकिन जब हमसे ट्रांजैक्शन कॉस्ट पूछी जाती है तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्रीमियम ऑलरेडी पेड. वो भी है जी डॉलर्स में $34,300. और यहां से हमारी बनती है टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग 1 million euro थ्रू ऑप्शन हेज. टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग 1 million euro थ्रू ऑप्शन हेज. कितनी है जी कॉस्ट? 1269300 डॉलर. ये है जी आपका केस नंबर 1. अगर आप केस नंबर 1 से चलेंगे, दिस इज हाउ यू विल एंड अप. आपको $1 million की कॉस्ट क्या पड़ती है? केस नंबर 2 है जी, जिसमें वो कहता है स्पॉट रेट आ गया आपका $1.2450 पर यूरो पे. फिर वही बात, आपने कंपेयर करना है इसको स्ट्राइक प्राइस से. आप $1 $1.25 का खरीदना चाहोगे या $1 $1.25 का खरीदना चाहोगे? 2.4. बिल्कुल ठीक है, आपका डिसीजन है एक्सरसाइज ऑप्शन. एक्सरसाइज ऑप्शन करने का मतलब आपने बाय 8 कॉन्ट्रैक्ट्स. अब यहां पे ख्याल रखना है क्योंकि यहां पे राउंडिंग ऑफ भी आ सकती है. 8 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125 यूरो ईच. ये लादा बात है, यहां पे राउंडिंग ऑफ नहीं, ये 1 million euro ही बने हैं. बट मैंने यहां पे लिखा इसलिए है ताकि आपको याद रहे, जब ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से चलना है. ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलना है. तो हमने कहा जी ऑप्शन एक्सरसाइज करने का मतलब यहां पे क्या है कि 8 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125,000 यूरो जो कि $1 million बनते हैं, इनको 1.24 के हिसाब से खरीदो. तो कितना बना जी? 1240000. ऑप्शन से डॉलर खरीदे तो क्या है, और प्रीमियम कॉस्ट एज बिफोर ऑलरेडी पे की हुई है. एड प्रीमियम कॉस्ट वो है जी कितनी? 34,300. और लीजिए जी, इसको सम अप कर लीजिए, 74300. ये है जी इस केस में टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग 1 million euro थ्रू ऑप्शन हेज. ऑप्शन हेज का फायदा क्या है कि यूरो मार्केट में जितना मर्जी महंगा हो जाए, आपको 1.24 से महंगा नहीं खरीदना. यूरो बेशक 1.5 पे चला जाए, $1.5 का हो जाए मार्केट में, आपकी कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जाएगी. ऑप्शन में हेजिंग ये है कि अब यूरो जितना मर्जी महंगा हो, आपको घर बैठे पता है कि मुझे इससे ज्यादा कॉस्ट 1 million की नहीं पड़ने वाली. वो 1.26 पे चला जाए, 1.27 पे चला जाए, 1.28, 1.5 पे चला जाए, आपके पास तो ऑप्शन है. प्रीमियम ऑलरेडी पे किया हुआ है, रेट लॉक हुआ है, आपकी कॉस्ट 1 million euro की इससे ऊपर नहीं जाएगी. हाँ, इस प्रीमियम देने का एक जो फायदा आपके पास है कि भाई अगर यूरो सस्ता होगा ना तो उसका फायदा आपको मिलेगा. एफआरए में ऐसा नहीं होता था. एफआरए में रेट ऊपर जाए नीचे जाए आपकी फिगर लॉक है. यहां पे ऐसा नहीं है. यहां पे रेट ऊपर जाए तो फिगर लॉक है, रेट नीचे जाए तो फिर रेट आपकी फेवर में ओपन है. आप फायदा उठा लो सस्ते यूरो का. ये करेंसी
ऑप्शन, ये हमने एक फॉरेन करेंसी पेमेंट का हेज बनाया। ऑप्शंस को लेके फॉरेन करेंसी पेमेंट का हमने हेज बनाया। हमारे पास एक और एग्जांपल यहां पे गिवन है क्वेश्चन में, फॉरेन करेंसी रिसीट का हेज। ऑप्शन को लेके फॉरेन करेंसी रिसीट का हेज। इसकी कहानी पढ़ते हैं जी। एग्जांपल 2 इसी पेज के नीचे बॉटम पे आ रही है। सपोज दैट अ यूएस कंपनी हैज अ नेट कैश इनफ्लो ऑफ euro 2 million ड्यू अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी। जर्मनी से पैसा आना जी। द रिसीट डेट इज नॉट नोन एग्जैक्टली बट शुड अकर इन लेट मार्च। On 15 January, company decides to buy 16 put option contracts on euro. यहां पे उसने जिक्र नहीं किया बट शायद उसने वही 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट साइज जो है उसी को लेकर इसने ये वर्किंग बनाई हुई है। तो 2 मिलियन को 1,25,000 से डिवाइड करो तो 16 कॉन्ट्रैक्ट्स ही आते हैं। और स्ट्राइक प्राइस उसने कहा जी 1.8 है, जिसकी एक्सपायरेशन अप्रैल है। अच्छा, करेंसी ऑप्शन में हमने एक जुमला शायद मैंने क्लास में नहीं बोला। Currency options gives you option to buy or sell either on a specific date or before a specific date. दो तरह की ऑप्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, आप बैंक के पास जाते हो, बैंक से कहते हो मुझे 15 नवंबर डॉलर की कॉल ऑप्शन चाहिए, मिल जाएगी। बैंक से कहते हो मुझे 12 दिसंबर की पाउंड की पुट ऑप्शन चाहिए, 12 दिसंबर की पुट ऑप्शन मिलेगी कि 12 दिसंबर को पाउंड बेच सकते हो, 15 नवंबर को डॉलर खरीद सकते हो। ऑन द डेट एक्सरसाइजेबल है। फिर ऑप्शन में एक फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, जैसे इस तरह केस में जी एग्जैक्ट डेट नहीं पता हमें पैसे आने का, मैं उसमें फिर आप फ्लेक्सिबल ऑप्शन लेते हो, जिसमें आप बैंक से कह सकते हो जी मुझे 30 नवंबर तक, 20 को है 25 को है मैं नहीं पता, मुझे आप 30 नवंबर तक की ऑप्शन दे दो, मुझे आप 31 दिसंबर तक की ऑप्शन दे दो। ठीक है, जहां पे आपको डेट नहीं पता यू कैन हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबल ऑप्शन भी अवेलेबल होती है जिसमें डेट के बारे में आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि भाई रेट लॉक है, इस रेट पे इस डेट तक जब मर्जी खरीदो फरोख्त कर लेना। जाहिर बात है प्रीमियम उस हिसाब से बैंक लेगा, उसकी अपनी कैलकुलेशन होगी, वो आपको जितनी फ्लेक्सिबिलिटी देगा उसके हिसाब से आपका प्रीमियम वो ले लेता है। तो जैसे यहां पे उसने कहा क्योंकि शायद चांसेस है लेट मार्च में पैसे आने के, लेकिन चांसेस है कंफर्म डेट पता नहीं है, तो कंपनी ने अप्रैल की डेट की एहतियातन ऑप्शन ले लिया, क्योंकि ऊंच नीच भी हो जाए, अप्रैल भी चढ़ जाए तो हमारे पास ऑप्शन अभी पड़ी हो, हमारी ऑप्शन एक्सपायर ना हुई हो। तो ये जनाब ऑप्शन ले ली गई। अब हमसे कहा क्या जाता है, ऑप्शन प्रीमियम भी उसने बता दी, वो $0.025। अब यहां पे उसने प्रीमियम डॉलर में दे दिया। अब ये उसकी मर्जी है भाई, कभी सेंट में दे कभी डॉलर में दे, तो यहां पे उसने डॉलर में दे दिया प्रीमियम, कोई बात नहीं। तो डॉलर में प्रीमियम है, उसके हिसाब से जो प्रीमियम कॉस्ट बनेगी, मैं अगर यहीं पे आपकी प्रीमियम कॉस्ट कैलकुलेट करूं, चलें हम आंसर शीट पे आ जाते हैं, हम इस हेज को प्रॉपर बनाते हैं अगर, तो हम जनाब पहले हम हेज को सेटअप करेंगे। हम आज की तारीख क्या उसने बताई आज की तारीख, एग्जाम्पल 2 15 जनवरी 15 जनवरी आज, तो हमने 15 जनवरी को करने हैं जी बाय पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन यूरो। कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, 2 मिलियन डिवाइडेड विद 125,000, 16, और इसका प्रीमियम बनेगा हमें क्वेश्चन में गिवन है $0.0250 पर यूरो, और हमने 16 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 1,25,000 यूरो लिए हैं, तो हमारा प्रीमियम बना कितने डॉलर्स, $50,000। ये जी हमारा हेज सेटअप हो गया। हमने डॉलर यूरो रिसीवेबल को हेज करने के लिए, रिसीवेबल है तो हमें यूरो सेल करने हैं, हमें सेल करने के लिए पुट ऑप्शन चाहिए, पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स लिए यूरो के, इसकी हम डेट लिखना भूल गए, डेटेड अप्रैल डेट के हमने कॉन्ट्रैक्ट लिए, और 2,125,000 डिवाइड किया, 16 कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, और 16 कॉन्ट्रैक्ट्स 25,000 यूरो, 1,25,000 यूरो के हिसाब से टोटल जितने यूरो के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये प्रीमियम है जी डॉलर पर यूरो में, तो टोटल प्रीमियम 50,000। इसके बाद हमें 2 केसेस दिए गए हैं, हमसे कहा गया है आउटकम जो आपकी आ रही है इन मार्च। 2 केसेस हैं जी। केस नंबर 1 आपका स्पॉट आ जाए
डॉलर पर यूरो में 1.5725। हम इसके हिसाब से पहले बात कर लेते हैं जी। हमारी स्ट्राइक प्राइस क्या थी? डॉलर पर यूरो 1.58। अच्छा जी, हमें यूरो खरीदने के लिए ऑप्शन है 1.58 पे डॉलर दे के यूरो ले सकते हैं। मार्केट में 1.5725 का। व्हाट इज योर डिसीजन? डॉलर बाय करने हैं तो जहां से सस्ता मिल रहा है वहां से लेंगे ना। पहले हमने यूरो बाय करने, पहले हमने यूरो बेचने थे, जहां पे ज्यादा महंगा बिकता था वहां पे गए थे हम। पिछले केस में हमने यूरो बेचने थे, जहां पे महंगा बिक रहा था हम उधर को गए थे। सॉरी, ये हम क्या बात कर रहे हैं यार? मैं उल्टी बात कर रहा हूं। मैं पहले पेमेंट का केस था, ये रिसीट का केस है। हमने यूरो सेल करने हैं भाई, तो यहां पे यूरो बेचते हो कितने डॉलर मिलेंगे, इधर यूरो बेचते हो कितने डॉलर मिलेंगे। व्हाट इज योर डिसीजन? एक्सरसाइज ऑप्शन हमारी सेल की ट्रांजैक्शन है, जहां पे हमें ज्यादा प्रोसीड मिल रही है वो बेहतर है। जब हमारी परचेज की ट्रांजैक्शन है जहां पे कम कॉस्ट है वो अच्छी है, जब सेल की ट्रांजैक्शन है जहां पे ज्यादा प्रोसीड है वो अच्छी है। तो हमारा डिसीजन है एक्सरसाइज ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑप्शन का मतलब क्या है कि सेल 16 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125,000 यूरो। ऑप्शन जब भी एक्सरसाइज होनी है तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलिए। इतने यूरो के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये यूरो बेचिए और बेचिए आप 1.58 डॉलर के हिसाब से। तो कितने डॉलर मिले जी? अब यहां पर जरा तवज्जो रखिएगा, हमें डॉलर मिले कितने? 3160000। ये आपको डॉलर मिले। जिस तरह पीछे प्रीमियम एडजस्ट किया था, यहां पे प्रीमियम एडजस्ट होना है। पर फर्क क्या है कि ये प्रोसीड्स हैं, प्रीमियम बिल्कुल ठीक है जी, इसमें से हम लेस करेंगे। प्रीमियम लेस किया 50,000 का, तो यहां पे हम लिखते हैं जी नेट प्रोसीड्स। हमारी नेट प्रोसीड्स इस केस में कितनी बनती है जी? 3110000। ये है जी आउटकम ऑफ हेज अंडर केस 1। केस 1 में हमारी हेज की आउटकम क्या बनेगी? हम यूरो बेचना चाह रहे हैं, जहां पे यूरो के बदले ज्यादा, 1 यूरो के बदले ज्यादा डॉलर मिलेंगे, वो ऑप्शन बेहतर है। ऑप्शन के थ्रू हमें 1 यूरो के बदले 1.58 डॉलर मिलने थे, मार्केट में 1 यूरो के बदले 1.5725 डॉलर मिलने थे। तो जहां पे प्रोसीड ज्यादा हम उधर गए। हमने कहा जी एक्सरसाइज ऑप्शन। एक्सरसाइज ऑप्शन करने का मतलब 16 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ 125,000 यूरो एक्सरसाइज कीजिए, इतने पैसे मिले। और ये आपने उनका प्रीमियम कॉन्ट्रैक्ट्स के अगेंस्ट आपने ये यूरो बेच दिए और इनका प्रीमियम जो पहले पे किया था वो लेस कर दिया, ताकि आपको नेट प्रोसीड्स मिल जाए। ऑप्शन हेज के थ्रू आप अपने 2 मिलियन यूरो के अगेंस्ट कितने डॉलर ले पाए अंडर केस नंबर 1। केस नंबर 2 में वो कहता है जी अगर स्पॉट डॉलर पर यूरो आपका चला जाए 1.5875 पे, मतलब मार्केट में डॉलर पर यूरो 1.5875 पे है और आपके पास ऑप्शन है 1.58 पे डॉलर बेचने की, तो आपका डिसीजन बड़ा ऑब्वियस है, डू नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन। क्योंकि आपको मार्केट में 1 यूरो के बदले ज्यादा पैसे मिल रहे हैं ना, तो मार्केट में 1 यूरो के बदले ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, तो काम सीधा सा सेल यूरो 2 मिलियन। अब यहां पे ख्याल रखना है आपने, जब हमने कहा ऑप्शन के थ्रू यूरो बेचो तो हमने ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स का हिसाब रखा है। जब हमने कहा मार्केट में यूरो बेचो तो जो एक्चुअल यूरो हमारे हाथ में हमने उनका हिसाब रखा है। यह अलग बात है कि यहां पे ऑप्शन भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट 2 मिलियन के थे और एक्चुअली भी 2 मिलियन यूरो है। बट मेक अ हैबिट, आप इस तरह इसको एक्सप्रेस करें। क्यों? उसमें मैं थोड़ी देर में कोई ना कोई बात मैं आपके साथ कर लेता हूं अभी। तो चल 2 मिलियन यूरो मल्टीप्लाई होना है 1.5875 से, कितने डॉलर? 3175000। एज बिफोर प्रीमियम 50,000 इसमें से लेस कर दीजिए, 3125000। जी ऑप्शन, करेंसी ऑप्शंस क्या है? करेंसी ऑप्शन प्रीमियम, करेंसी ऑप्शन को कैसे एक्सरसाइज किया जाता है? अच्छा जी, यूके कंपनी का एक केस लेते हैं। मैं एक छोटी सी एग्जांपल और बनाता हूं यहां पे आपके लिए। एक यूके कंपनी है जिसका रिसीवेबल है $5 मिलियन, स्पॉट चल रहा है ऑन
से आज की तारीख लें 5 अगस्त को, इट इज व्हाट यूके में डॉलर पर पाउंड रेट कोट होता है, इट इज 1.5240। ठीक हो गया। तो डॉलर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स इज से डॉलर से 125,000, मैं फिलहाल एक केस को ऐसे रखते हैं, एंड स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल इज 1.5250 डॉलर पर पाउंड, प्रीमियम इज डॉलर खरीदने की ऑप्शन है, डॉलर खरीदने की ऑप्शन है तो प्राइस पाउंड में आएगी ना, मेरी माई मिस्टेक, डॉलर खरीदने की ऑप्शन है, प्राइस इज इन पाउंड। इसके उसको हम लाएं या ना लाएं, इनडायरेक्ट कोट मेरा ख्याल है रहने दें, जिसके उसको इनडायरेक्ट कोट आ जाएगा मुझे कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो मुझे लगता है इसके उसको हम रहने दें। ऐसे मुझे लग रहा था पहले मैं डिस्कस कर लेना चाहिए, लेकिन फिर ऑन द सेकंड थॉट मुझे लगता है कि चीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, कि ये बड़ा एक मसला होता है किस हद तक जाएं किस हद तक ना जाएं जब एडवांस टॉपिक यहाँ पे आ जाता है। तो मुझे लगता है करेंसी ऑप्शन की डिस्कशन हम यहीं पे ही फिलहाल रोकते हैं। ये जो 2 एग्जांपल की हैं हम इसी तक अपनी बात महदूद रखते हैं। हमने रिसीवेबल की भी हेजिंग देख ली है, हमने पेबल की हेजिंग भी देख ली है। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल? बेटा मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ये वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस, हमें आपको थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मेरे ज़हन में आ रहा था ये पॉइंट मैं इसको शुरू करूँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें एक वेरिएबल हिट होगा, लेकिन जब मैंने केस बनाना शुरू किया तो 1 से ज़्यादा वेरिएबल आने शुरू हो गए थे, तो वो फिर मुझे लगता है कि शायद वो बात बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो मुझे लगता है कि शायद हमें फिलहाल जो हमारा स्कोप डिफाइंड है उससे आगे निकल जाती है। तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर हमें क्वेश्चन ऐसा नज़र आया जिसमें ऐसी कोई बात की गई तो उसके मुताबिक हम अपनी लर्निंग को एक्सटेंड कर देंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर कल क्लास में कौन सा 5 तो देख लिया था, 4 भी कर लिया था, 5 भी कर लिया था। करेंसी पे उसने मेरे को क्वेश्चन दिया नहीं हुआ, करेंसी ऑप्शन पे मेरे क्वेश्चन दिया नहीं हुआ। मैं इसमें एडवाइस आपसे यही करूंगा इस एरिया में कि जो बेसिक इलस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, जितनी प्रैक्टिस क्लास में कर रहे हैं, इन्हीं को कंसेप्चुअली अब्जॉर्ब करके रिवाइज कीजिएगा। एक्सटेंसिव प्रैक्टिस इसमें आपको मतलब कहने को आप मुझसे पूछा तो इसमें तो मैं तो आपको BFD के या ACCA के बेतहाशा सवाल दे सकता हूँ, बट वो स्कोप बढ़ता जाता है और मुझे लगता है शायद हम वो स्कोप से बाहर हो जाएंगे। हमें बेसिक कैलकुलेशंस की ही हद तक अपने आप को रखना है, और वो कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमने फ्यूचर के भी पढ़े हैं, ऑप्शन के भी पढ़े हैं, और मुझे लगता है हम इसी हद में ही इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें कि कॉल ऑप्शन होती है, पुट ऑप्शन होती है, स्ट्राइक प्राइस होती है, प्रीमियम कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप हेज कैसे निकाला जाता है और स्पॉट रेट को कंपेयर करके फैसला कैसे किया जाता है। ये डायरेक्ट कोर्ट के साथ उसने केस किया, हम डायरेक्ट कोर्ट के साथ इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इनडायरेक्ट कोर्ट में जैसे मैंने कहा 1 नहीं 2-3 वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो मैं फिर उनको मुझे लगा कि शायद हमें नहीं छेड़ना चाहिए। मैं जो अक्सर पूछता नहीं आपसे, आप भी अक्सर सवाल अगर सवाल पूछते अगर ऐसा हो जाए, तो मैं भी अगर करके सवाल बनाने लगा था, लेकिन ऑन द स्पॉट बना रहा था, तो अगर मैं वेरिएबल को गेज नहीं कर पाया, ज्यादा वेरिएबल हिल रहे थे, इसलिए वो इम्पॉसिबल हो जाना था सवाल, या आपके लिए बहुत टफ हो जाना था अगर मैं सारे वेरिएबल डाल देता, इसलिए मैंने उसको होल्ड कर लिया कि नहीं भाई वो रहने दो। मुझे लगता है कि फिलहाल हम यहीं तक इस डिस्कशन को रखते हैं। अच्छा, करेंसी पर डिस्कशन हमारी खत्म है। हमने, अगर आपको याद हो, बात शुरू हुई थी मार्केट रिस्क के ऊपर। हम मार्केट रिस्क को डिस्कस कर रहे हैं। कई 3 तरह के रिस्क होते हैं, फाइनेंशियल रिस्क 3 तरह के हैं, एक मार्केट रिस्क, एक क्रेडिट रिस्क, एक लिक्विडिटी रिस्क। हमने मार्केट रिस्क का जो पहला कंपोनेंट है फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, यही कवर किया है। बेसिकली हमारे सिलेबस में कहो तो 90% 95% मार्केट रिस्क है, और मार्केट रिस्क का आप मेजर कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि जो 50% ऑफ द सिलेबस है हमने मार्केट रिस्क का वो हमने कवर कर लिया है। अब मे बी 40% मार्केट रिस्क का 40% जो है अगला पार्ट हमें उस पर बात करनी है, दैट इज इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब ये इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, इस पे हमें थोड़ी सी बात करनी है, फिर इसकी मैनेजमेंट की बात करेंगे। जिस तरह बिजनेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डील करते हैं, आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट के ऊपर नीचे होने से प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आते हैं। इसी तरह जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो अक्सर बिजनेसेस में लोन्स भी लिए जाते हैं, अक्सर बिजनेसेस में इन्वेस्टमेंट्स भी की जाती है सरप्लस फंड्स की, और इंटरेस्ट रेट्स भी हिलते रहते हैं, वो भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट है मार्केट में बदलता रहता है, इंटरेस्ट रेट भी तो बदलते रहते हैं। बस फर्क यह है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट के फैक्टर्स कुछ और होते हैं, इंटरेस्ट रेट के फैक्टर्स कुछ और होते हैं।
लेकिन इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे आजकल हमारी बात होती है, अक्सर पहले भी हुई है, कि हमारी कंट्री में इस वक्त इंटरेस्ट रेट्स आर एट मच हायर लेवल, ठीक है, बढ़ते जा रहे थे, कुछ अरसे से बढ़ते बढ़ते बहुत ऊपर गए हुए हैं, और यही कल को नीचे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव आता रहता है। यूजुअली जो स्टेट बैंक होता है वो एवरी मंथ एंड पे वो डिटरमिन करता है इकोनॉमिक स्टेट क्या चल रही है, उसको मॉनेटरी फंड्स को कैसे कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से वो चीजों को मैनिपुलेट करता है या मॉनिटर करता है, कंट्रोल करता है। अब स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट ऊपर किया नीचे किया, कंपनीज की सेहत पे इसके असरात आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल कैश बजट का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है। कैश बजट का मकसद क्या होता है? मेन मकसद कैश बजट का होता है कि कंपनी अपनी कैश फ्लो पोजीशन फोरकास्ट कर सके आने वाले वक्तों में। आप आज अगर दिसंबर तक का कैश बजट बना रहे हो तो आप देख पाओ दिसंबर तक मुझे कितना सरप्लस या शॉर्टेज आने वाली है, सो दैट अगर सरप्लस आने वाला है तो उसकी कोई इन्वेस्टमेंट का बंदोबस्त किया जा सके, अगर शॉर्टेज आने वाली है तो उसके लिए कोई लोन या फाइनेंस अरेंज करने का बंदोबस्त किया जा सके, हमें ऑन द डे सरप्राइज ना मिले। बजटिंग का मकसद है आप फोरसी कर लेते हो अपनी रिक्वायरमेंट और उसके मुताबिक अरेंजमेंट कर लेते हो। अब इसमें चैलेंज क्या आता है जब हम इंटरेस्ट रेट रिस्क से जुड़ते हैं? हमने बजट बनाया, हमें पता लग गया कि नवंबर दिसंबर 2 महीने के लिए हमें 10 मिलियन का उधार लेना पड़ेगा। बजट में बता दिया नवंबर दिसंबर में हमें 10 मिलियन का उधार चाहिए 2 महीने के लिए। अब 2 महीने का उधार चाहिए तो पता लग गया, बट उस उधार की कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। क्योंकि आज का इंटरेस्ट रेट तो मुझे पता है, आज बैंक से लोन लूं मुझे किस रेट में मिलेगा पता है, बट नवंबर में मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा किस रेट में मिलेगा? इंटरेस्ट रेट तो बदलते रहते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं। ऑल्दो वी कैन डेवलप अ फोरकास्ट कि भाई अंदाजन रेट नवंबर तक जाते जाते नीचे ही आने की उम्मीद है, बट उम्मीद है कितने नीचे आएंगे और अगर ऊपर चलेगा तो कितने ऊपर जाएंगे, कोई गारंटी नहीं है। इसको हम कहते हैं कंपनी इज फेसिंग इंटरेस्ट रेट रिस्क। कंपनी को अपनी कैश फ्लो नीड पता लग गई, कंपनी को अपनी बोरिंग नीड पता लग गई, लेकिन बोरिंग नीड के साथ एसोसिएटेड इंटरेस्ट कॉस्ट पे रिस्क है कि भाई वो कितना इंटरेस्ट कॉस्ट हमें पे करना पड़ेगा, उस पर क्वेश्चन मार्क है। ये इन्वेस्टमेंट नीड भी हो सकती थी कि जी दिसंबर में हमें 5 मिलियन सरप्लस आएगा 2 महीने के लिए, तो हम उसको बैंक में 2 महीने के लिए डिपॉजिट करवाना चाहेंगे, तो भाई 5 मिलियन 2 महीने के लिए डिपॉजिट कराना ये तो पता लग गया, बट उस पर इनकम किस रेट पे मिलेगी दिसंबर में, क्वेश्चन मार्क। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्ट रेट रिस्क। के इंटरेस्ट रेट रिस्क फिर क्या हुआ कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट की पॉसिबल फ्लक्चुएशन की वजह से यू कैन नॉट फोरकास्ट योर प्रॉफिट एक्यूरेटली। आपको पता है मुझे लोन लेना है, आपको पता है मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, कितनी अमाउंट वो भी प्रिसाइजली तो नहीं, एस्टिमेटेडली अमाउंट आपने डिटरमिन कर ली क्या आज बजट से, रेट पे क्वेश्चन मार्क आ गया। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट के बदलने की वजह से आपके प्रॉफिट में उतार चढ़ाव आएगा। अच्छा, यहां पे ये भी चीज ध्यान में रखना कि मैं तो ही बात करता आपने लोन लेना है किस रेट पे मिलेगा टेंशन है, इन्वेस्टमेंट करनी है किस रेट पे इन्वेस्टमेंट करोगे टेंशन है। लेकिन इसमें एक और पहलू भी होता है इंटरेस्ट रेट रिस्क में। आपने लोन लिया हुआ है ऑलरेडी, लेकिन लिया है फ्लोटिंग रेट पे। फ्लोटिंग रेट का कॉन्सेप्ट है ना, काइबोर +2 रिव्यूड एवरी मंथली रिव्यू के साथ आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है काइबोर पे, रिव्यूड एवरी मंथ। तो भाई आपने लोन लिया हुआ है अगर फ्लोटिंग रेट पे, तो फ्लोटिंग रेट लोन के साथ भी आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क रहता है कि भाई अगले महीने पता नहीं स्टेट बैंक इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ा देगा, पता नहीं अगले महीने हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट क्या आएगी। तो आपने लोन लेना है तब भी इंटरेस्ट रेट रिस्क है आपको, आपने लोन लिया हुआ है लेकिन फ्लोटिंग रेट पे लिया हुआ है फिर भी इंटरेस्ट रेट रिस्क है कि इंटरेस्ट रेट बदलने से आपकी कॉस्ट बदल जाएगी। हाँ, अगर आपने लोन लिया हुआ है फिक्स्ड रेट पे फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर जा नीचे जा आपका रेट तो लॉक है ना, ठीक है। तो यही केस इन्वेस्टमेंट में भी बात हो जाती है कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है, आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है फ्लोटिंग रेट पे तो भी इंटरेस्ट रेट रिस्क है। हाँ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है फिक्स्ड रेट पे फिर इंटरेस्ट रेट रिस्क नहीं है। तो इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या हुआ कि इंटरेस्ट रेट के बदलने से हमारी इनकम या एक्सपेंस पे इंपैक्ट आएगा, ये इंटरेस्ट रेट रिस्क है। और इसके बाद इंटरेस्ट रेट रिस्क की मैनेजमेंट की कहानी शुरू होगी कि इसको कैसे मैनेज करना है। जैसे हमने फॉरेन एक्सचेंज रिस्क को पहले डिफाइन किया था, फॉरेन एक्सचेंज रेट रिस्क क्या है, फिर उसके मैनेजमेंट के हमने टूल पढ़े, FRA, मनी मार्केट, फ्यूचर्स, ऑप्शन। अब इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या है, अब इसकी मैनेजमेंट के टूल है, उनमें भी टर्म्स लगभग वही आ रही हैं। FRA, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये 3 टूल हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मनी मार्केट का टूल ऑफ कोर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं होता, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। FRA,
फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, ये 3 टूल हैं शायद हमारे स्कोप में जो इंटरेस्ट रेट रिस्क हैं, और इंटरेस्ट रेट रिस्क की ही डिस्कशन हमारी ज़रा ज़्यादा थोड़ा टाइम लेगी। इसके बाद की जो डिस्कशन है वो हम आराम से वाइंड अप कर पाएंगे। तो जो प्लान मुझे बनता नज़र आ रहा है कि हम कल का लेक्चर रूटीन में करेंगे, उसके बाद संडे का हम एक टाइम रखेंगे। संडे में फिर हम ज़रा आराम से रिलैक्स वे में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जितना में चाहिए होगा उसमें लगा कर आराम से हम कवर कर लेंगे। मैं इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था, ये थोड़ी सी फारसी ज़बान यहाँ पे शुरू हो जाती है, बड़ी मुश्किल होता है बताना में, जैसे मुझे खुद अल्फाज चुन चुन के बोलने पड़ते हैं। ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो जाता है कि ये टॉपिक्स बहुत डेप्थ में जा रहे होते हैं, तो बात करते करते बात का, जैसे अभी मैं फिर वो एक होता है ना, बहकने लगा था, एक साइड पे निकलने लगा था, मुझे टाइमली एहसास हो गया, मैं रोक लिया। तो ये चैलेंजिंग होता है, और मैं चाहता नहीं कि मैं इसमें आपको एक लेक्चर में बर्डन करूँ, क्योंकि आपकी भी मेंटल मैच्योरिटी मुझे जहन में रखनी है। इससे मैं बहुत ही स्लो पेस पे चल रहा हूँ। जैसे पूरे दिन में हमने सिर्फ अगर देखें तो क्या पढ़ा है, हमने करेंसी ऑप्शन की 2 एग्जाम्पल की हैं, और इंटरेस्ट रेट रिस्क होता क्या है, सिर्फ ये 2 चीज़ें हम समझी हैं। तो इसी पेस पे हम चलेंगे, कल भी और परसों भी। आई एम क्वाइट होपफुल इंशाअल्लाह हम संडे को इसको कंफर्टेबली वाइंड अप कर लेंगे। तो मेरे ख्याल में उसके बाद इंशाअल्लाह फिर विल डिस्कस अबाउट रिवीजन या जो हमारी डिस्कशन सेशन उसके बारे में। आज के लिए इतना है जी, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।